जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के आगे अगला लेक्चर के बारे में हम जानेंगे। हमने तीसरा वीडियो लेक्चर हमने क्लियर कर लिया था। उसमें हमने प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में हमने देखा था। उसमें हमने प्रशासन का स्ट्रक्चर किस प्रकार है हमने देखा था और वर्तमान से रिलेट करके हमने मौर्य प्रशासन को हमने देखा था। तो हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने बात की। केंद्रीय प्रशासन थी या संघीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य थी, इसके बारे में भी कई डिबेट है। उसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। अभी तक आप पिछले लेक्चर को नहीं देख चुके हैं तो आप प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? ये मौर्य प्रशासन का चौथा वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। क्लियर? क्योंकि मौर्य प्रशासन हर एग्जाम के बेसिस से सबसे महत्वपूर्ण और नंबर लाने वाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के आगे, मौर्य प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप अगर वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो देखिए, मौर्य प्रशासन के हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने जान लिया था। हमने पहले मौर्य प्रशासन की हमने देखा कैसे स्थापना हुआ, हमने राजनीतिक विस्तार को हमने देखा। उसके बाद जो उत्तराधिकारी है उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्य प्रशासन के बारे में हमने डिबेट किया। उसके बाद जो बच गया था प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय शासन कैसी थी, मौर्य प्रशासन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि मौर्य प्रशासन की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की मौर्य शासन में, मौर्य साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सेना किस प्रकार थी, भारत का स्थान कहाँ तक मौर्य साम्राज्य स्थापित अपने चरम पर मौर्य साम्राज्य थी, कैसे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, तो उसके बाद उनकी प्रशासन क्या कमियां धीरे धीरे आ गई। क्लियर? फिर कला में, साहित्य में कैसे विकास हुआ। क्लियर? वहां पर कौन कौन से दार्शनिक यहाँ पर आए, आर्यात यहाँ कहीं विदेश से मौर्य साम्राज्य में कैसे, कहाँ से सामान आते थे और फिर यहाँ से सामान कौन सा जाता था, अदर कंट्री विश्व में जाता था। उसके बारे में हम सारी चीजों को, हम हर एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रांतीय प्रशासन, हमने जाना कि इतनी बड़ी भारत के क्षेत्र पर भारतीय मौर्य साम्राज्य का शासन चलाना कोई आसान बात नहीं है। तो उन्होंने क्या, एक क्रमबद्ध ढंग से उन्होंने शासन को उन्होंने बांटा था। और मौर्य प्रशासन को जानते हैं, प्रांतीय प्रशासन में 5 मुख्य प्रांत में मौर्य प्रशासन को बांटा गया था। 5 प्रमुख प्रांत वो थे। पहला थे पाटलिपुत्र, जहां पर राजा का निवास होता था और पाटलिपुत्र से वो पूरे भारत पर शासन चलाते थे। तो क्लियर? दूसरा हुआ क्या, तो पहला ये था। दूसरा जो कलिंग, जो अशोक ने इसको जीत लिया था, अशोक ने कलिंग को प्रांत बनाया। तीसरा स्वर्णगिरी, जो सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र वहां स्वर्णगिरी। और चौथा तक्षशिला, जो पश्चिमी। और पांचवा केंद्र वाले हैं वो उज्जैन है। तो क्लियर? हम जाने तो पाटलिपुत्र कहाँ है। पाटलिपुत्र को अगर हम देखें तो ये पूर्व में है। ये क्या है, सबसे दक्षिण में, ये क्या है, सबसे दक्षिण में है। और ये इसको बात करें तो क्या पश्चिम में है, ये पश्चिम में है। और ये क्या है, केंद्र में है। क्लियर? तो हमने देखा कि मौर्य प्रशासन को उन्होंने, मौर्य प्रशासन को उन्होंने 5 प्रांतों में बांट कर वो शासन करते थे, ताकि शासन को सुनिश्चित ढंग से चलाया जा सके। क्लियर? और हर किसी को परेशानी न हो और अधिक से अधिक जमीनी स्तर पर न्याय मिल सके और जमीनी स्तर पर भी क्या हो, शासन हो। तो उन्होंने 5 प्रांत, मुख्य प्रांत में बांटे थे। और इसका जो मेन पावर होता था, हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जिस प्रकार देखिए कि राज्य में सीएम होता है पावर, तो इसी प्रकार यहाँ पर होते थे राजकुमार। जो राजकुमार होते थे या कुमार, या मौर्य शासन के वंश से जो राजा के दिशा अनुसार काम करता था और उसके ही अनुसार वो काम करता था, उनके अनुसार ही पद पर रहता था। और राजा को जब मन था उसको उस प्रांत के जो प्रांतपति थे उसको हटा सकते थे। तो प्रांत का जो प्रमुख होते थे वो कुमार कहलाते थे, जिसको कहा जाता था प्रांतपति। क्या कहा जाता था, इसके जो प्रमुख को कहा जाता था प्रांतपति। प्रांतपति इसके प्रमुख को, प्रांतीय प्रशासन या शासन का जो प्रमुख होते थे उनको प्रांतपति कहा जाता था। और किनके द्वारा चुना जाता था, वो राजा के द्वारा चुना जाता था। और वो राजा कौन होते थे, तो राजकुमार होते थे या कुमार या राजवंश से ही संबंधित होते थे। इतना बार हमने जाना। और इस प्रकार वो फिर एक केंद्र, ऊपर किंग थे, नीचे वो 5 राज्यों में बटा हुआ था और 5 के 5 शासन थे। और उसके नीचे क्या थे, और उसके नीचे वो था
वो है स्थानीय शासन। देखे हैं कि हमने पहली बार देखा कि स्थानीय शासन स्वशासन के बारे में हमें जानकारी देखिए मौर्य शासन में प्रशासन में हम विस्तृत रूप से मिलता है। और उसमें भी दो प्रकार के देखते हैं, जैसा कि आज भी हमारे देखे कि भारत देशों में देखिए नगर है तो ग्राम और नगर दो प्रकार में स्थानीय स्वशासन है कि नहीं। और 73वें संविधान के संशोधन के द्वारा ये संवैधानिक दर्जा भी मिला गया है कि नहीं। तो ये जो ग्राम और नगर है, जो ग्राम नगर का क्या हुआ तो देखिए कि ग्राम होती नीचे स्तर पर जब विकसित हो जाता है तो वो क्या नगर का निर्माण होता है। तो उस मौर्य प्रशासन में भी मौर्य प्रशासन में भी क्या थी, ग्राम का उल्लेख, ग्राम और नगर इस प्रकार थे। हमने बताया था कि नगर का जो मेन अधिकारी होता था उसको कहा जाता था नागरक। और पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था नागरक। और ग्राम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर ग्राम के लिए एक मुखिया होता है, उसको क्या कहा, उसको मौर्य प्रशासन में कहा जाता था, उसको मौर्य प्रशासन में उसको ग्रामिक कहा जाता था। क्लियर। तो आज हम मुखिया को चुनते हैं तो उस समय ग्रामिक होती थी। क्लियर। तो उस समय राजधानी थी। तो बिल्कुल देखिए सेम टू सेम है के ऊपर किंग है। हमने बताया कि हर पावर किसके पास है, किंग के पास है। अब उतना बड़ा तो किंग उतना अकेले तो काम नहीं कर सकता। उन्होंने राज्य को 5 प्रांतों में बांटा। 5 प्रांतों में उन्होंने अपने अनुसार अपने जो विश्वासी हो उनको क्या बैठा दिया, फिर वो काम कर रहा है। फिर अब राज्य में उतना काम नहीं कर सकता, फिर उन्होंने क्या स्थानीय स्वशासन का उन्होंने निर्माण किया, ग्रामों का निर्माण किया, नगरों का निर्माण किया। फिर ग्राम के और जो ग्राम के प्रमुख होते थे उनको कहा गया, क्या कहा गया, ग्रामिक कहा गया। और उसका प्रमुख होते थे ग्रामिक मतलब मुखिया होते थे। और ये सबसे छोटी इकाई थी। क्लियर। ये सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी, गांव, विलेज। क्लियर। और ये नगर, इससे ऊपर होते थे नगर, उसके बाद स्थानीय शासन, फिर होते थे विषय, होते जिला जो विषयपति, फिर उसके बाद मंडल होते थे, उसके बाद राज्य, उसके बाद केंद्र होते थे। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर थी प्रांतीय और शासकीय। जिस प्रकार आज से रिलेट किया जाए तो बिल्कुल समान टू सेम हमें देखने को मिलता है। क्लियर। केवल जो कंसेप्ट जो है बिल्कुल वही है, सिर्फ ये फैक्ट बदला हुआ है, लेकिन कंसेप्ट क्या है बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं, अब तो हमने प्रशासन के बारे में जाना कि केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार थी, प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद स्थानीय प्रशासन इस प्रकार थी। हमने क्वेश्चनों को भी डील किया। चलिए अब हम देखते हैं समाज के बारे में। आखिर मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में समाज कैसी थी, सोशल, आप समाज के बारे में जानते होंगे कि कैसी समाज की स्थिति होती थी। तो हम जानते हैं पिछले से पढ़ चुके हैं, पिछले हमने क्लास में हमने देखा है कि वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जटिल हो गई थी धीरे धीरे। और समाज जो थी 4 प्रकार में वर्णों में बट गई थी, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा होते थे शूद्र। तो इस प्रकार हमने जाना। तो इस प्रकार भी यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर भी मौर्य प्रशासन में इसी प्रकार का वर्ण था, बिल्कुल सब कुछ थे। देखिए मेगा से हम जानते हैं कि मेगा असनेज आया था चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में। वो पाटलिपुत्र में रहता था और वृत्तांत लिखता था। पाटलिपुत्र का वर्णन उन्होंने किया है, बहुत सारे इतिहास को उन्होंने लिखा है। इंडिका अपने नामक पुस्तक में हमने देखा भी कि इंडिका उनका क्या है, मुख्य किताब है। तो मेगा अस्थनीज ने भारतीय, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि कौन ऐसा विचारक जो लेखक है जिन्होंने भारतीय समाज को कितने 7 वर्गों में बांटा है, तो वो है मेगास्थनीज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और बीपीएससी में एक बार 63वीं बीपीएससी में पूछा था कि मेगास्थनीज ने कितने वर्गों में बांटा, तो वो 7 वर्ग। तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में क्या किया है, बांटा है। क्लियर। इस क्वेश्चन तो एक आता है, उन्होंने किस प्रकार बांटा था। उन्होंने पहला बांटा था सैनिक, दूसरा उन्होंने बांटा दार्शनिक, सैनिक जो सैनिक जो रक्षा करते जानते होंगे, दार्शनिक जो विचार देते हैं क्या है दुनिया, क्या है, कैसे काम करना चाहिए, ऐसे रहना होगा, ऐसा काम करना चाहिए, जो दार्शनिक हुए। उसके बाद अहीर, तीसरा होते हैं कारीगर, उसके बाद सभासद, उसके बाद किसान और उसके बाद निरीक्षण। तो इस प्रकार उन्होंने 7 वर्गों में बांटा था। क्लियर। तो ये वर्ग नहीं है कि उन्होंने काम करना, इस प्रकार उन्होंने विभाजन किया था। सैनिक, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सभासद और किसान और निरीक्षण, उन्होंने मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा था। क्लियर। अब दूसरा देखिए कि जाति व्यवस्था क्या थी, यहाँ पर भी कठोर अवस्था थी नहीं थी। क्लियर। अब जाति व्यवस्था जो पहले जो उत्तर वैदिक काल से जो चली तो उस प्रकार क्या हो गई, बढ़ती चल गई। क्लियर। तो जाति व्यवस्था यहाँ पर कठोर थी। लेकिन कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य जो चाणक्य जो हुए विष्णुगुप्त को कहते हैं कि यहाँ पर दास प्रथा में कुछ कमी ढीली पड़ी गई थी और बहुत सारे शूद्रों को जो आर्थिक स्थिति में बहुत सारे कृषक क्षेत्र में लगाया गया था, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। तो यहाँ पर दास प्रथा जो जाति प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, वो क्या कठोर थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बदलाव हो गया था, वो चल रही थी। क्लियर। हमने देखा उसके बाद दास प्रथा भी थी। दास प्रथा क्या थे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थे। लेकिन
मेगा स्नीज हुए तो मेगा स्नीज कहते हैं, मेगा स्नीज ने कहा है कि दास प्रथा नहीं था। मेगा स्नीज ने कहा कि दास प्रथा नहीं था मेगा स्नीज। लेकिन देखिए कि मेगा स्नीज रहने वाला है पाटलिपुत्र में, तो वो शासन में रहने वाला है, तो वहाँ वो क्या जाने कि गांव में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। देखिए एक सीधा से मतलब पहचान लीजिए कि एक वित्त मंत्री हो जाएगा, एक वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री गाँव शहर गाँव से वो तो दिल्ली में रहता है, बहुत कभी कभार वो कहीं क्षेत्र में हो जाता है, तो उसको क्या मतलब कि कैसा भी लोग रहते हैं, कहाँ भी रखते हैं, कैसे उनके जीवन है, उनके बारे में क्या जाना। कोई विदेशी ना आ गया वो भारत देश के बारे में इतना जल्दी कैसे जानेगा। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन ऐसा बात नहीं है, दास प्रथा यहाँ पर थी। क्लियर। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं है, तो है मेगास ने। क्लियर। तो यहाँ पर दास प्रथा थी। तो चलिए इस प्रकार समाज थी, तो समाज में दास व्यवस्था थी, बहुत सारे दासों को उन्होंने कृषक में लगाया हुआ था, उतना कठोर नहीं थी। कौटिल्य ने कहा है और मेगास ने कहा कि दास प्रथा नहीं थी, जब उन्होंने मेगास ने कितने वर्गों में समाज को 7 वर्गों में बांटा है। क्लियर। तो यह समाज के बारे में हमने देखा। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। मेन ऑर्डर जो कंडीशन है वो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मान जानते होंगे कि इकोनॉमी, जैसे आज का इकोनॉमी क्या है, आज की कृषि होती है, जो तृतीय मार्ग है, उद्योग है, धंधे है, क्या है, कोई अदर से कहीं विदेश से भारत में सामान आता है, भारत से भी क्या विदेश में सामान जाता है, आयात निर्यात। तो मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में क्या स्थिति थी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। वो समय उद्योग थे तो कौन कौन से उद्योग थे, क्या उद्योग नहीं थे, तो हम जानेंगे उद्योग के अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कि मौर्य प्रशासन में इकोनॉमी कैसी थी। तो जानते हैं कि इकोनॉमी का जो मुख्य जो लगान होता था, जो टैक्स होता था, वो होता था। जानते हैं कि भारत क्या है, शुरू से ही आज तक क्या है, भारत ही क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो मेन क्या हो जाएगा, केंद्र कृषि हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या है, आज भी क्या है, कृषि महत्वपूर्ण है। तो मौर्य प्रशासन में क्या है, मेन बात तो कृषि ही रही होगी। क्लियर। तो पहला तो बात हो गई अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र कौन था, कृषि था। क्लियर। इससे तो आप थोड़ा भी सोचिएगा आराम से, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। मौर्य प्रशासन में कैसे अर्थव्यवस्था थी, सबसे ज्यादा कृषि थी। अब लगान टैक्स के बारे में बात करते हैं, कर प्रणाली किससे आता था, कितना आता था। तो टैक्स प्रणाली की बात करें तो कर प्रणाली थी 1/4 से 1/6 के अंतर्गत कर लिया जाता था टैक्स। क्लियर। टैक्स लिया जाता है जमीन का लगान 1/4 से 1/6 के अंतर्गत। ठीक। और लेकिन जहां पर सरकार खुद सिंचाई करवाती थी, ठीक, जैसे जब सरकारी जो नहर होते थे तो वहां सरकार खुद अगर सिंचाई वहां पर करवाती थी, तो उस जमीन का जो टैक्स होता था वो होता था 1/3 भाग। कितना होता था, 1/3 भाग। जैसे सरकार का सरकारी हो गया, जैसे वो सरकारी क्या हो गए, सरकारी नहर हो गए, सरकार द्वारा सिंचाई किया जा रहा है, तो उस पर टैक्स ज्यादा थे, कितना थे, 1/3। लेकिन अपना ही खुद अगर कृषि कर रहा है तो 1/4 से लेकर 1/6 तक क्या थी, कर प्रणाली, टैक्स प्रणाली वहां पर थी। वाणिज्य और व्यापार पर जानते हैं कि वाणिज्य और व्यापार पर क्या थी, सरकार का नियंत्रण थी। जब उस समय तो इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर तो नहीं था, तो देखिए कि बहुत सारे विदेशी कंपनी भी आते हैं, काम करते हैं, लेकिन उस पर अपना मुक्त व्यापार है कि नहीं, मुक्त व्यापार है। उस पर जो लेसेज फेयर का सिद्धांत चलता है। क्लियर। आप जानते होंगे लेसेज फेयर का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर कहते हैं वाणिज्य व्यापार पर पूरी तरह किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। पूछेगा क्वेश्चन कि मौर्य प्रशासन में वाणिज्य और व्यापार उद्योग पर किसका नियंत्रण था, तो गवर्नमेंट का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। यहाँ पर एक है बंग। बंग का मलमल आप समझते होंगे। बंग का मलमल जो था वो विश्व प्रसिद्ध था। उस समय भारत में बंग का मलमल बहुत विश्व प्रसिद्ध था और भारत बहुत सारे विश्व में निर्यात किया जाता था। वो है बंग का मलमल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये भी यही है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बंग का मलमल कौन से समय में प्रसिद्ध था, तो है मध्यकाल में। अब आयात क्या क्या चीज करते थे, बाहर से विदेश से भारत में क्या क्या मंगवाते थे। देखिए जैसे आज है कि चाइना का सामान भारत में बहुत सारा मिलता है कि नहीं, तो चाइना का कंपनी या अमेरिका का कंपनी, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना कंपनी बहुत ज्यादा सामान भारत लाती है, उसको भारत निर्यात करती है। तो उस समय मौर्य शासन थी, तो उस समय कौन से सामान भारत मंगवाता था, जो मौर्यकालीन जो राजा थे क्या क्या चीज मंगवाते थे। तो देखिए यहाँ पर याद बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इससे बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा है मिलान करने के लिए भी, कि रेशम कहाँ से मिलता था, चीन से। आप जानते हो कि रेशम के लिए चीन क्या है, प्रसिद्ध है। तो चीन से मंगाता था, चीन से रेशम मंगवाते थे, चीन से मदिरा मंगाते थे, सीरिया से।
तो सीरिया के बारे में समझते होंगे कि आज तो सीरिया में बहुत सारे गिरी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तंत्र क्लास हो रही है, लेकिन पता न चले कि कब यहाँ पर बम गिर जाए। तो ऐसा सीरिया में है। तो सीरिया के बारे में हम जानते होंगे, यूरोप में है, तो वहां से मंगाते थे, मदिरा मंगाते थे सीरिया से। घोड़ा पश्चिम एशिया, हम जानते हैं ये मध्यकाल में जानेंगे तो भाई घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम एशिया, मध्य एशिया। तो वहाँ पश्चिम एशिया से क्या मंगाते थे, घोड़ा का निर्यात करवाते थे। घोड़ा तो ये काफी तो युद्ध के लिए काफी आकर्षक होते थे और काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो घोड़ा पश्चिम एशिया से मंगवाते थे, और चमड़ा नेपाल से। आप जानते हैं कि बिहार के उत्तर में क्या पड़ोसी देश है अपना नेपाल, तो नेपाल से चमड़ा का निर्यात करते थे, इत्यादि बहुत से सामानों का निर्यात करते थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि रेशम चीन से, मदिरा सीरिया से, घोड़ा पश्चिम एशिया से और नेपाल से चमड़ा का निर्यात भारतीय मौर्य साम्राज्य करते थे। उसके बाद निर्यात क्या क्या चीज के करते थे। अब यहाँ से कौन कौन सामान बेचते थे, ऐसा नहीं कि भारत में आता था और यहाँ का सामान कोई काम का नहीं। यहाँ से हम जानते हैं कि मगध का उत्कर्ष मैंने पढ़ा था कि राजगीर में जो लकड़ी जो था, बहुमूल्य लकड़ी यहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध था, है कि नहीं। तो यहाँ से बहुमूल्य लकड़ी का होता था निर्यात होता था। क्या चीज का निर्यात होता था, लकड़ी का निर्यात होता। हमने आधुनिक भारत में जब पढ़ेंगे तो देखा अंग्रेज भी लकड़ी को कटवाया है, जंगलों को साफ करवाया है, और बहुत सारे लकड़ियों का भी क्या किया है, ब्रिटेन भेजा है, उसको निर्यात करवाया है, उस अपना में ज्यादा फायदा निकाला है। तो देखिए लकड़ी भी क्या थी, यहाँ से निर्यात करने की वस्तु थी लकड़ी। और आज भी देखे तो आज भी ब्लैक होती है इसका लकड़ी का। उसके बाद है नील का भी क्या होता था, निर्यात यहाँ से जाते थे। उसके बाद कछुए के बारे में प्रसिद्ध होंगे कि कछुआ अधिकतर भारत में पाई जाती है, तो कछुआ का निर्यात होते थे। सीपी, उसके बाद हाथीदार जो होते सबसे शोभनीय होते थे, और हाथी खासकर ज्यादा भारत में ज्यादा अधिक पाए जाते थे, और युद्ध के लिए सबसे भयानक और सबसे लंबा, और युद्ध में काफी सहायता देते थे, तो इसलिए काफी आकर्षण दी। इसका दांत भी बहुत ज्यादा निर्यात इसका दांत का भी किया जाता था, इत्यादि चीजों का क्या होता था, निर्यात किया जाता। तो आयात माने हमने समझा कि आयात माने कि हम अलग से मंगवाते हैं, और निर्यात माने कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बेचते हैं। तो ये चीज को मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन व्यवस्था में आयात निर्यात की जाती थी। ठीक, आज हम भारतीय अगर मुद्रा की अगर बात करें तो आज हम भारतीय मुद्रा में क्या कहते हैं, रुपया। कितना रुपया है, क्लियर। कहीं दिनार कहते हैं तो कहीं डॉलर कहते हैं, क्लियर। कहें अमेरिका में जाइए तो कहें डॉलर है, क्लियर। कहीं दिनार कहते हैं, भारत में हम कहते हैं रुपया, कहीं रुपया कहा जाता है। तो इस प्रकार नाम है। तो उसी प्रकार मौर्य प्रशासन में मुद्रा का नाम पन। नाम क्या होता था, मुद्रा को क्या कहते हैं, पन कहते हैं। भारत में मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है ना। तो उसी प्रकार मौर्य शासन में क्या इसका नाम था, पन इसका नाम था, पन, क्लियर। तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में हमने जाना, और इसके बारे में जाना कि कैसे कृषि महत्वपूर्ण थे, कर प्रणाली कैसी थी, उसका आयात निर्यात कैसे होते थे, वाणिज्य व्यापार पर किसका नियंत्रण था, कहाँ से कौन सामान मंगवाते थे, कहाँ इसका सामान बेचते थे, क्लियर। उसकी मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो इतना बारे हमें समाज के बारे में हमने जाना, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि स्त्रिया की स्थिति कैसी थी। क्या स्त्रिया की स्थिति जो थी, जो हम जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी महिलाओं की स्थिति गिरती चली गई। और जिस प्रकार महाजनपदों का निर्माण, महाजनपद बने गिरते गए, बौद्ध जैन का उदय हुआ था, फिर धीरे धीरे तो बौद्ध जैन का फिर उत्थान हुआ, उसमें महिलाओं भी पार्टिसिपेट, बाली भी, जो महिलाएं भी उसमें थे क्या हो, ज्वाइन होने लगे थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्त्रियां जो थी, तो स्त्रियां की स्थिति मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में कैसी थी, वो देखते हैं। तो स्त्रियां जो थी, स्त्रियां की पुनर्विवाह और नियोग प्रथा यहाँ तक प्रचलित थी। पुनर्विवाह होता है कि मतलब कि एक बार और विवाह किया जाए, और नियोग प्रथा के मतलब होता है, हमने बताया है उत्तर वैदिक काल में कि किसी का अगर पति मर जाए तो छोटे भाई उसका देवर से शादी कर सकता है, ये होता है नियोग प्रथा। तो पुनर्विवाह और नियोग प्रथा यहाँ पर मौर्य शासन में प्रचलित था, इतना बार हमने जाना। उसके बाद देखें तो यहाँ पर दहेज प्रथा भी प्रचलित थी, और दास प्रथा भी प्रचलित थी। दहेज प्रथा जो थी बहुत चरम पर थी, दहेज यहाँ पर चरम पर थी। और महिलाओं को कुछ यहाँ पर कठिन कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक थी, और महिलाओं को पढ़ने भी दिया जाता था, क्लियर। तो ऐसा बात है। तो दहेज प्रथा यहाँ पर चरम पर थी, दास प्रथा ही प्रचलित थी, पुनर्विवाह और नियोग प्रथा। और कौटिल्य कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को अच्छी थी, लेकिन उतनी तो अच्छी नहीं कर सके, लेकिन अच्छी स्थिति, कुछ अच्छी स्थिति महिलाओं की स्थिति को हम मौर्य प्रशासन में हम मान सकते हैं।
क्लियर। तो हमने जाना। उसके बाद देखिए सैनिक किस प्रकार थे, तो सैनिक हमने जाना कि हाथी तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था यहाँ पर। पैदल सैनिक भी होते थे, पैदल सैनिक होते थे मेगास्थनीज के अनुसार। पैदल सैनिक, हाथी सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, जो घुड़सवार घोड़े पर सके युद्ध किया जाता था। उसके बाद रथ से भी युद्ध होता था। और सेना का प्रमुख कौन होते थे, सेनापति होते थे। जानते हैं कि सेना का प्रमुख कौन, तो सेनापति। आज भी क्या है, भारतीय के जो 3 एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो मुख्य कौन है, राष्ट्रपति, वो क्या है, सेनापति कहा जाता है। कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है, वो है राष्ट्रपति। अब हम देखते हैं, तो हमने देखा कि प्रशासन के बारे में हमने राजनीतिक विस्तार, प्रशासन, उसके बाद सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मुद्रा के बारे में हमने जाना, सैनिक के बारे में हम जाना, स्त्रियों के बारे में हमने जाना। अब हम आगे देखते हैं कला और साहित्य के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कला और साहित्य के बारे में। कला और साहित्य के में हम उतना डीप नहीं जाते हैं, एकदम संक्षिप्त हम जानकारी हम चलते हैं। चलिए, तो कला और साहित्य में अगर हम देखें, आर्ट और लिटरेचर के बारे में देखें, तो अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया है। क्लियर। जो अब स्तूप मतलब क्या होता है, तो हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि जो स्तूप, उनकी जो अस्थि बौद्ध धर्म के जो होते थे बड़े बड़े, जैसे राजगीर में देखिए बोध गया, ये सब बहुत सारे स्तूप बना हुआ है। तो स्तूपों का उन्होंने निर्माण किया है, स्तूपों का उन्होंने निर्माण करवाया, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया है। क्लियर। उसके बाद देखिए, तो कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक जो कला का विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो वो है हुआ है मौर्य काल में ही। मौर्य काल में ही कला का विकास हुआ है। क्लियर। बहुत सारे स्तूप बने, चैत्य बने, बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ है, कला में विकास हुआ है। और इसकी जानकारी हमें कई शिलालेखों का हम जानते हैं कि शिलालेख का प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया था, अशोक ने किया था। और अशोक के बहुत सारे शिलालेख हमें मिले हैं। क्लियर। उत्खननों के दौरान, और उनमें से इन 14 जो शिलालेख है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर। तो ये बात आप क्या कर ले कि इसको याद कर लो, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है शिलालेख से। तो पहला पूछ देगा कि पशु बल का निंदा, पशु बल का निंदा, पशु बल माने क्या, कि पशु की जो हत्या पर निंदा, पशु की हत्या को कम किया जाए। हम जानते हैं कि पहले जो होता था कि बहुत सारे जानवरों को मांस के लिए मार दिया जाता था, लेकिन जब अशोक ने क्या किया, उन्होंने उसमें क्या संख्या में बहुत कटौती कर दी है। अब व्यापक स्तर पर अब पशु बल का निंदा नहीं होने लगा और पशु बल के लिए भी बहुत सारे अस्पताल बनाए गए, पशु के लिए भी अस्पताल बनाए गए थे, उनको सुधार के लिए, उनको पंजीयन के लिए, उनको नस्ल के सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए थे। तो पूछ देगा पहला कि पशु बल का निंदा किस अशोक के किस अभिलेख में किया गया है, तो अशोक के फर्स्ट अभिलेख में किया गया है। क्लियर। पशु बल पर निंदा। दूसरा पूछ देगा कि चिकित्सा किसके किसके लिए, मानव के लिए भी और यहाँ तक कि पशु के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की गई था, और वो थी फ्री में। या जो अस्पताल निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा, चिकित्सा। तो पूछ देगा कि चिकित्सा अशोक के कार्य, अशोक के किस अभिलेख में प्राप्त होता है, तो वो है 2। धार्मिक नियम हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म नहीं कर सकते, मानव धर्म को उन्होंने अपनाया, उन्होंने जन कल्याण के लिए किए, उन्होंने धार्मिक नियम बनाए और उनका धार्मिक नियम मानव कल्याण था, न कि किसी धर्म समुदाय का था। क्लियर। तो हमने जाना कि तीसरा में क्या है, धार्मिक जो नियम है उसका किसका, शिलालेख 3 में क्या है, उल्लेख है। चौथा की बात करें, चौथा शिलालेख में क्या है, तो है धर्म घोष की उपाधि है। क्लियर। तो पूछेगा कि धर्म घोष का जो उल्लेख है किस शिलालेख में है, तो शिलालेख 4। उसके बाद धर्म महापात्रे अभिलेख 5। उसके बाद 7-8 में क्या है, 2 है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। तीर्थ यात्रा होती थी, तीर्थ किया जाए ना, तीर्थ, तो तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख है वो है शिलालेख 7 और शिलालेख 8 में। सच्ची भेंट, शिष्टाचार, बड़ों को आदर सम्मान करना चाहिए, सब सम्मान है, आदर करना चाहिए, उसका उल्लेख कहाँ है, शिलालेख 9 में है। और 10 में है प्रजा, राजा जो हो या प्रशासन जो हो क्या करे, प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा के हित में ही सबका क्या है, हित है। और अशोक की एक प्रसिद्ध वाणी भी है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। प्रजा को प्रजा के तरह से नहीं, प्रजा को एकदम संभाव से, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। और कौटिल्य ने भी यही बात कहा था कि जब प्रजा खुश होती है तो तभी किंग खुश होती है, राजा अच्छा शासन चलाता है।
और राज्य भी अच्छा शासन करती है और राज्य भी अच्छा होता है जब प्रजा खुश होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रजा के बारे में सोचे, वो शिलालेख 10। शिलालेख 11 में आएंगे तो उन्होंने धर्म का उल्लेख है। शिलालेख 12 में आते हैं तो सर्वधर्म समभाव की हर व्यक्ति की अलग अलग क्या होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, अलग उनकी सोच होती है, अलग वो लोग मानते हैं, अलग उनका विश्वास होते हैं। तो क्यों सबको एक धर्म सब पर एक चीज न थोप कर उनको सर्वधर्म समभाव करना चाहिए कि उनको जो मानना चाहिए उनको अपना मानना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता कुछ होनी चाहिए। आज देखते हैं कि आज भारत में क्या है कि सर्वधर्म समभाव है, आज पंथ निरपेक्षता भारत में है। को जो व्यक्ति या तो आस्तिक रहे या नास्तिक रहे, कोई मतलब सरकार से इससे नहीं है। क्लियर? कोई व्यक्ति किस धर्म का हो, किस जाति का हो, किस वंश का हो, किसको मानता है किसको वो नहीं मानता है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी उसको लेना देना होता है जब किसी को अधिकार, उसकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, तब उसमें सरकार रोक लगाती है। लेकिन अगर वो अपनी अंदर अपनी लक्ष्मण रेखा के अगर अंदर वो कम कोई भी सर्वधर्म समभाव किसी धर्म को मानता है, कोई काम करता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही बात अशोक में भी वही बात थी कि बौद्ध धर्म तो समर्थक थे लेकिन वो पूर्णतः बौद्ध धर्म नहीं था, वो ब्राह्मण धर्म, जिसको भी जो धर्म रखना है, आस्तिक हो नास्तिक हो रहे, उनको से सम्राट अशोक या कोई अन्य शासन मौर्य साम्राज्य के कोई अन्य राजा उनसे कोई मतलब नहीं था। तो सर्वधर्म समभाव यहाँ पर भी मौर्य साम्राज्य में भी क्या थे, सर्वधर्म समभाव का बात थी। उसके बाद हम जानता है कि हमने जाना कि अशोक ने क्या कलिंग पर युद्ध किया था और कलिंग को हराया था। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वो है शिलालेख 13 में मिलता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको VVI लिख लीजिए बहुत सारे एग्जाम में, और ये BPSC में 2 बार पूछा है एग्जाम की कलिंग युद्ध की अशोक के किस शिलालेख में उल्लेख है। तो शिलालेख 13 और शिलालेख 14 में है धार्मिक जीवन के बारे में उल्लेख है। तो ये 14 जो शिलालेख है इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? उसके बाद अनुवाद में तो जेम्स जानते हैं, और शिलालेख की जब खोज हुई तो सबसे पहले कोई खोज किसने, तो वो है टील फैंथनर साहब ने, जो ब्रिटिश थे। हम जानते हैं कि जब उस समय ब्रिटिश शासन थे तो टील फैंथनर ने उनको क्या किया था, टील फैंथनर ने उसको खोजा था। और उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम किस लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। क्योंकि अशोक की अभिलेख बहुत सारे ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृत लिपि में थी। तो ब्राह्मी जो लिपि को उन्होंने सर्वप्रथम पढ़ा था वो कौन है, जेम्स प्रिंसेप, जो एक ब्रिटिश थे। कब? 1837 ईस्वी में। और 1837 में भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। इससे तो आप परिचित ही होंगे। चलिए, रुम्मीदई जो अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख कौन है, रुम्मीदई अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख है वह है रुम्मीदई अभिलेख। और कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब इतना बात हमने जाना, तो हमने राजनीतिक विस्तार, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, सैनिक के बारे में, महिलाओं के बारे में, हमने उनकी शिलालेखों के बारे में, कला, साहित्य इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ अन्य बातों को हम देखते हैं कि अशोक की बात आज तक कहाँ तक प्रचलित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर देखिए कि शासन कैसे चला रही थी, स्ट्रक्चर देखिए आज के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने स्वच्छता पर बहुत सारे काम किए। उन्होंने स्वच्छता के लिए उन्होंने जो नगर का शहर का जो निर्माण को उसको साफ सुथरा साफ कार्रवाई के लिए उन्होंने कर्मचारियों को रखा। और जो कीचड़ फैलाने वाले को दंड भी दिया जाता था, कीचड़ फैलाने वाले को दंड भी दिया जाता था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जन कल्याण भी किए, जिस प्रकार रोडों सड़क के किनारे उन्होंने वृक्ष को लगवाया। उसके बाद उन्होंने सड़क के किनारे कुआं भी खुलवाया, पेड़ पौधे भी लगवाए ताकि आते जाते लोग को छांव में रह सके। उन्होंने सबसे पहले, और कहा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में अस्पताल का निर्माण करवाने वाला कौन है, तो वह है अशोक। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी क्वेश्चन है कि अस्पताल को सबसे पहले निर्माण करवाया था तो अशोक ने करवाया था। वो अस्पतालों की ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सामुदायिक जो सरकारी जो अस्पताल हो वहाँ अपना इलाज करवा सके। क्लियर? आज भी देखते हैं कि सरकार अस्पताल के लिए क्या क्या चीज़ नए नए योजना लाते हैं कि नहीं। उसके बाद टैक्स छुपाने पर मृत्यु दंड, यहाँ पर सबसे बड़ा दंड था वह टैक्स छुपाने पर। जो अगर व्यक्ति अगर छुपाता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। टैक्स सरकार को देना ही है। सर्वधर्म समभाव थी, ठीक, सर्वधर्म स्वभाव थी, सबको अपना मानना है, अपना माने विश्वास है, सबको माने, राष्ट्र का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। बेहतर अभिशासन, एकदम गवर्नेंस एकदम बेस्ट थी।
तभी तो 137 वर्ष तक चला और सुनिश्चित और सबसे महान साम्राज्य भी कहलाया और भारत का सर्वप्रथम साम्राज्य भी कहलाया। ठीक, और तक्षशिला होते थे शिक्षा का मुख्य केंद्र होते शिक्षा तक्षशिला। जानते हैं कि तक्षशिला में ही गुण आचार्य कौटिल्य ने पढ़े थे और वहाँ से अध्यापक भी बने थे। क्लियर। तो तक्षशिला का मुख्य जो केंद्र था, शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो था तक्षशिला, जो अभी कहाँ है, जो अभी तक्षशिला जो है अफगानिस्तान में है। ठीक, तक्षशिला अभी अफगानिस्तान में है। तो सब इस शिलालेख से उल्लेख मिलता है। तो चलिए इतना ही, इसमें बहुत, चलिए इतना ही। आज मौर्य शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। अब अगले लेक्चर में जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में हम जानिए। चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर ठोकें।